नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिरमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे दरअसल उनकी राय क्या है, वो क्या समझते हैं जिस तरीके से लखनऊ के अंदर राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। इससे भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े यानी जनसंघ से जुड़े 3 नेताओं की मूर्तियों को लगाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री थे, दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी थे लेकिन जनसंघ के पहले ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे और उसके पहले अध्यक्ष। तीनों लोगों को स्थापित करने की कोशिश लखनऊ में की गई है और उसका नाम दिया गया है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। लेकिन इस पर एक सवाल यह भी है कि अचानक अटल बिहारी वाजपेयी की याद क्यों आ गई, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के उभार में जिस एक शख्स का सबसे बड़ा योगदान है उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी इस वक्त 90 पार, राजनीति से पूरी तरीके से संन्यास, और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिनको सबसे पहले रिटायर किया उनका नाम था लाल कृष्ण आडवाणी। तो क्या दोनों घटनाओं को जोड़ के देखा जा सकता है? ये बहुत ही उलझा हुआ मामला है। तो देखते हैं कि श्रवण जी इसको कैसे सुलझाते हैं। सर। नहीं, मैं थोड़ा डिकोड करने की कोशिश कर रहा था जी कि 3 मूर्तियां क्यों लगी। 4 भी लग सकती थी और 2 भी लग सकती थी। जी 4 मतलब लाल कृष्ण आडवाणी की भी हो सकती थी। लाल कृष्ण आडवाणी अटल जी से सिर्फ 2 साल 3 साल छोटे थे हैं। मतलब आडवाणी जी अभी 98 साल के, 98 के, और 2027 में 100 साल पूरे कर लेंगे। तो 4 मूर्तियां क्यों नहीं लगी? 2 ही लग सकती थी, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और एक दीनदयाल उपाध्याय की। अटल जी के साथ में क्यों लगी? और दूसरा ये कि अटल जी को अचानक याद करना क्यों पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? क्या ऐसा हो गया? और तीसरा ये कि ये केवल राष्ट्र प्रेरणा स्थल ही नहीं लखनऊ में। उनको मतलब अगर लखनऊ में पीएम मौजूद थे तो अटल जी को याद करने के लिए ग्वालियर उनके जन्म स्थान पर कल गृह मंत्री मौजूद थे। जी कोई छोटी बात नहीं। तो अब हो सकता है कि हम लोग जबरदस्ती बाल की खाल निकाल रहे हो, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं हो, पर फिर भी एक जो मन में विचार आता है कि ये अचानक से क्या हो गया। मतलब अटल जी और मोदी जी के रिश्तों को लेकर गुजरात के समय से कई तरह की चर्चाएं हम लोग सुनते रहे और चलती रही हैं, और उसमें ये भी शामिल है कि 2004 में अटल जी की पराजय, उनकी सरकार के जाने के पीछे कई कारणों में एक कारण भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति भी थी। जी और उसके आर्किटेक्ट जितने भी रहे उनमें मोदी जी का नाम भी लिया जाता है। तो मोदी सरकार के सत्ता में आने के 11 साल बाद इतनी भव्यता के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने, उनका स्मरण करने का क्या कारण हो सकता है? क्या बीजेपी में अटल जी की पुनर्स्थापना हो रही है? जैसे चीन वीन में तो कई बार हमने सुना है कि माओ की वापसी हो गई या माओ को गुम कर दिया गया है। तो क्या बीजेपी में या तो अटल जी की पुनर्स्थापना हो गई है
या मोदी सरकार को या बीजेपी को ये लगता है कि अटल जी के नायकत्व की स्थापना के बगैर उनका स्थान, उनका कद ऊंचा नहीं हो पाएगा। मतलब एक कद चाहिए जिसके कंधों पर चढ़कर हम अपना कद ऊंचा कर सकें। कांग्रेस के पास देखिए इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं, सरदार पटेल हैं, नेहरू हैं, बहुत लोग हैं। बीजेपी के पास कोई नहीं है, मतलब उस तरह का नहीं है जो आज़ादी की लड़ाई के साथ जिनको जोड़ सके। तो अब ये उल्लेखनीय ये है कि ये जो मूर्तियां स्थापित हुई लखनऊ में, बहुत ही भव्य मूर्तियां हैं। 65 एकड़ भूमि में है ये और 230 करोड़ की लागत से बनी है। 65 फुट ऊंची है, कांस्य जी। प्रतिमाएं हैं और साथ में कमल के आकार का संग्रहालय म्यूजियम भी बनाया गया है जिसमें राष्ट्र की यात्रा का विवरण है। तो इसके लिए 25 दिसंबर का दिन चुना गया इन चीजों के लिए क्योंकि अटल जी का जन्मदिन है। मतलब 25 दिसंबर हैपेंस टू बी अटल जी बर्थडे। और लखनऊ से वो सांसद रहे और ग्वालियर में जो ग्रोथ समिट हुई मध्य प्रदेश सरकार की 2 साल पूरे करने पर मोहन यादव सरकार के, वो ग्वालियर जो है उनका जन्म स्थान है अटल जी का। तो ये ग्रोथ समिट भी 25 दिसंबर को हुई। दूसरा पॉइंट ये है, और ये जो कांस्य प्रतिमाएं लगी हैं इनका अनावरण हुआ, इस मौके पर राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री के साथ उपस्थित थे वहां। तो लखनऊ के सांसद तो रही है अटल जी। अब अटल जी की 101 जयंती पर ये हुआ, मतलब 100 साल उन्होंने पिछले साल पूरे कर लिए थे। हमको ये तो समझ में आता है कि आप अपने राष्ट्र नेता का शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, पर 101वीं जयंती पर 2 जगह अटल जी को लेकर 2 कार्यक्रम होना बीजेपी के लिए भी थोड़ा हैरत का काम है कि ये अचानक कैसे क्या हो क्या गया है कि मतलब पिछले साल 100वां साल 100वीं जयंती शताब्दी वर्ष चुपचाप चला गया। आप अगर आपने अखबार देखे हो इस बार, तो अखबारों में भी अटल जी को लेकर काफी प्रकाशित किया गया है, कई उनकी चिट्ठियां और चीजें, फोटो। प्रतिमा का ये अनावरण है और पिछले 10 सालों के दौरान आप अगर इनके भाषण सुने बीजेपी के नेताओं के, तो उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का तो जिक्र मतलब मुखर तौर पे होता है, पर तीसरे जी। जिस नेता का हुआ वो सावरकर है। मतलब अटल जी का नाम कभी, क्योंकि अटल जी का नाम लेने का मतलब है कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक नेहरू का नाम ले रहे हैं और आप नेहरू से घृणा करते हैं, नेहरू को आप चाहते नहीं है, जानते नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि 2004 में मतलब एनडीए सरकार ने बहुत जबरदस्त काम किया था। कारगिल का बहुत बड़ा उल्लेखनीय योगदान है, तो पुलवामा से बड़ा योगदान है कारगिल का उस समय उन परिस्थितियों में। और आप देखें कि संसद पर हमला भी उसी दौरान हुआ था। अटल जी ने पाकिस्तान की यात्रा भी उस दौरान की थी। कई घटनाएं उस समय हुई, उसके बावजूद वो हार गए। चतुर्भुज योजना अगर आपको याद हो तो उस समय की। तो फिर इतने वो निराश हो गए अटल जी कि 2005 में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब संन्यास 2005 में ले लिया चुनाव हारने के बाद, और 2018 तक, मतलब जब उनका निधन हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, तब तक 14 साल वो लगभग एकांतवास या अलग ही पूरी तरह से रहे। ये एक मुद्दा है, इस पर काफी चर्चा भी हुई है पहले भी कि जैसा मैंने कहा कि
इतना शानदार अटल जी ने काम किया, उसके बावजूद 2004 में वो कैसे हार गए? क्या इसका कोई आकलन बीजेपी ने या संघ ने किया? और किया तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? या ये कहें कि अटल जी को सत्ता में नहीं आने देने के लिए बीजेपी के योगदान का क्या उल्लेख है उसमें? अब राजनाथ सिंह कहते हैं वहाँ लखनऊ में के जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है उसके लोकार्पण समारोह में कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों से प्रेरित होकर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त, स्वावलंबी एवं स्वाभिमानी भारत बना रहे हैं। तो ये उल्लेख करना नहीं भूलते राजनाथ सिंह कि मोदी जी को 29 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब आपने एक नाम लिया आडवाणी जी का और मैंने भी जिक्र किया जी। तो 2004 से में पराजय के बाद से, मतलब देखिए, राम मंदिर का पूरा श्रेय तो आडवाणी जी को जाता है और जो अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने उनकी जो यात्रा हुई, आडवाणी जी की रथ यात्रा, तमाम चीजें, और आपने उल्लेख किया कि जिन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया उसमें आडवाणी जी प्रथम है जिन्होंने ग्रूम किया मोदी जी को प्रधानमंत्री पद के लिए, और आडवाणी जी अटल जी के अनन्य सहयोगी। तो जो हमारा कहना है कि जिस तरह का एकांतवास और जिस तरह की उपेक्षा का भाव अटल जी को सहना पड़ा या देखना पड़ा होगा, आज आडवाणी जी जो उनके बहुत ही दाएं बाएं हाथ रहे हैं, वो उनकी भी यही स्थिति है। जैसा मैंने कहा, 11 महीने के बाद वो 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। हमें जो चीज को समझना चाहता था या डिकोड करना चाहता था वो ये कि एक ऐसा शासनकाल है मोदी जी का जिसमें प्रधानमंत्री स्वयं के नायकत्व की स्थापना में लगे हैं, मतलब वो खुद को ही श्रेष्ठ और सबसे बड़ा या सबसे बड़ी मूर्ति के योग्य मानते हैं। उसमें अटल जी को याद करने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं इस चीज को थोड़ा सा समझना चाहता था कि अचानक से क्या हो गया कि क्या कोई उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है क्या, उसको लेकर, या कोई एक ऐसा चेहरा बीजेपी के पास होना चाहिए जो थोड़ा मॉडरेट हो, नेहरू से मिलता जुलता हो। और जैसा मैंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ जिस तीसरी मूर्ति की स्थापना अगर करना ही थी तो वो दामोदर विनायक सावरकर की कर सकते थे, जिसको कि मतलब इतना सम्मान संसद में दिया गया, मतलब जितना सम्मान अटल जी को नहीं दिया गया उससे ज्यादा, और बीजेपी के प्रेरणा स्रोत भी यही लोग हैं। तो अटल जी की लखनऊ में प्रतिमा स्थापित करने और 101वीं जयंती को आधार बनाकर ग्वालियर में ग्रोथ समिट करने का जो निर्णय है, ये मेरा मानना है कि कोई स्थानीय स्तर पर नहीं लिया जा सकता इस तरह का कि कोई मध्य प्रदेश मोहन यादव तय कर ले कि मैं ये ग्वालियर में करूंगा और अटल जी के 101वीं जयंती पर 25 दिसंबर को करूंगा, ये नहीं हो सकता। या इतना बड़ा पार्क बन रहा है उसमें अटल जी की मूर्ति भी होना चाहिए, तो ये क्यों होना चाहिए? मतलब ये दोनों चीजें क्या बताती हैं, मतलब क्या संकेत देती हैं? और जो मैं एक चीज जो कंक्लूड करना चाहता हूँ वो ये करना चाहता हूँ कि एक पिछले 11 सालों में जो एक प्रयोग मोदी जी कर रहे हैं कि वो स्वयं को लार्जर देन लाइफ साइज प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश लगभग फेल हो चुकी है, मतलब उसमें एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा ये कि अटल जी के अलावा बीजेपी के पास
ऐसा कोई नायक नहीं है जिसकी अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकार्यता हो नायक के तौर पर, मतलब जो एक मॉडरेट सेकुलर और जो गुजरात के राइट्स के समय इतना साहस कर सके कि वहां जाकर नरेंद्र मोदी से कहें कि आपको राजधर्म का पालन करना चाहिए, और वो फिर बोन ऑफ कंटेंशन बने, तनाव का कारण बने। और उसके बाद आप देखते हैं कि जितने लोग अडवाणी जी के साथ रहे, अटल जी के साथ रहे, उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया। मार्गदर्शक मंडल में कौन लोग हैं, आप अगर पाएंगे कि ये लोग हैं, या जिन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली वो लोग कौन हैं, या जिनको शुरू में रखा गया और हटाया गया वो लोग कौन हैं। तो जब आप अटल जी की प्रसिद्धि से इतना ज्यादा आतंकित रहते हो कि बीजेपी यानी अटल जी या अडवाणी, और आप उसको इरेज करना चाहते हैं उस इमेज को, और आप ये सिद्ध करना चाहते हैं बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी, तो उसमें जब एक अचानक से एक अद्भुत घटना हो जाए कि अरे अटल जी की प्रतिमा लखनऊ में, तो ये कोई वो मायावती टाइप काम नहीं कि हाथी खड़े कर दिए गए। ये एक बड़ा एक सिंबॉलिक है कि बीजेपी में कुछ हो रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है क्या, या कोई चीज है, करंट है जो कुछ चीजों को रिवाइव कर रहा है, उनकी पुनर्स्थापना कर रहा है। अटल जी की स्थापना होती है, पुनर्स्थापना होती है, तो हमको उम्मीद करना चाहिए कि आडवाणी जी के साथ भी न्याय होगा, मुरली मनोहर जोशी के साथ भी न्याय होगा, शांता कुमार के साथ भी न्याय होगा। ये तमाम लोग वो हैं जो जनसंघ के और बीजेपी के फाउंडर्स रहे हैं। तो हम अगर इस चीज को एक नई शुरुआत माने बीजेपी में, तो मेरे ख्याल से ये इसको शुभ माना जा सकता है। पर अगर इसका कोई और एंगल है जिसको मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ या हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब जैसे नरेंद्र मोदी को समझना मुश्किल है, वैसे ही मूर्तियों के रहस्य को समझना भी मुश्किल है। तो आज की चर्चा हम इस नोट पर खत्म कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।